पीछे हो जाना भाई भाई आदर और सम्मान के योग इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के भाई पीछे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री प्रकाश भारती जी, पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी नफे सिंह राठी जी, जिला के अध्यक्ष रामफल कुंडू जी, महिला की प्रदेश के अध्यक्ष बहन सुमित्रा जी, आपके अपने आपके सुख दुख के साथी हल्का के अध्यक्ष पप्पू जी, मंच पे मेरे साथ बैठे हुए पार्टी के हल्का के जिला के प्रदेश स्तर के सभी नेतागण, आज इस किसान जन जागरण अभियान में आए हुए मनोहरपुर और उसके आसपास के गांव के आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सम्मान के योग्य माताओं, बहनों, पत्रकार छायाकार दोस्तों, मेरे से पहले जो साथी बोल रहे थे उन्होंने आपके सामने बड़े खुल करके बताया कि आज देश किन हालात से गुजर रहा है, आज हमारे प्रदेश में किस किस्म के हालात हैं। अगर मैं उन सब बातों को दोहराऊंगा तो लंबा समय लगेगा। साथियों, मार्च के महीने में इस देश और दुनिया के अंदर कोरोना की महामारी आई थी। मुझे याद है 8 मार्च का दिन था। देश के प्रधानमंत्री ने टेलीविजन रेडियो के माध्यम से लोगों से आग्रह किया था और कहा था कि आज कोरोना दुनिया भर में बहुत बड़े स्केल के ऊपर लोगों को परेशान कर रही है। कोरोना की वजह से लोग आज अपनी जान गंवा रहे हैं। उन्होंने देश के लोगों से आग्रह किया था कि हम देश को कुछ समय के लिए लॉकडाउन में ले जाना चाहते हैं, देश को बंद करना चाहते हैं ताकि हम इस महामारी पे काबू पा लें। देश के लोगों ने प्रधानमंत्री की बात को मान करके 1 दिन का लॉकडाउन करने का काम किया था और उस दिन ये भी कहा था कि सुबह से शाम तक अपने घर में रह करके शाम को थाली बजाना। लोगों ने इतनी जोर से थाली बजाई थी कि प्रधानमंत्री के कान में दिल्ली में बैठे बैठे सुनाई दे रही थी कि तेरी बात को मान लिया। उसके बाद लंबे समय तक इस देश के अंदर लॉकडाउन रहा और उस लॉकडाउन का नतीजा ये निकला, सारी इंडस्ट्री बंद हो गई, स्कूल कॉलेज बंद हो गए, छोटी छोटी दुकानें जो थी, चाहे वो गांव में थी, शहर में थी, कस्बे में थी, उनके ताले लग गए। गांव गांव में ठीकरी पैरा लगा, रेल के रास्ते बंद हो गए, हवाई मार्ग भी बंद कर दिए गए, यहाँ तक सड़कें सूनी हो गई थी और जो हुक्का था उसकी तमाकू भी खत्म हो गई थी। लेकिन उस दौरान जहां देश के अंदर लोगों के सामने बड़ी कठिनाई आर्थिक रूप को लेकर के आ रही थी, वहीं हरियाणा प्रदेश के अंदर सरकार में बैठे लोग जो है शराब का घोटाला कर रहे थे, रजिस्ट्रियों को लेकर के तहसीलदारों पे दबाव बना करके पैसे लिए जा रहे थे। वहीं उस 8-9 महीने के पीरियड में हरियाणा में 9 बड़े घोटाले हुए थे। धान का घोटाला हुआ, गेहूं का घोटाला हुआ, सरसों चने का घोटाला हुआ, शराब का घोटाला हुआ और उसके साथ साथ रजिस्ट्रियों का घोटाला हुआ। यहाँ तक भी हेल्थ डिपार्टमेंट में जो इस कोरोना की महामारी के दौरान पीपी किट खरीदी गई, मास्क खरीदे गए,
या कोई सैनिटाइजर खरीदा गया, उसमें भी बड़े पैमाने पे घोटाला किया गया। जहां ये घोटाले हमारे प्रदेश में हो रहे थे, वहीं सारे देश के अंदर सारे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से बारी बारी कह रहे थे कि हमारा प्रदेश जो है आर्थिक रूप से कमजोर हो रहा है, देश आर्थिक रूप से कमजोर हो रहा है, इसके लिए इंडस्ट्रीज को खोल देना चाहिए। साथियों, जिस इंडस्ट्री से कहीं देश को पैसा मिलता था, जिससे देश की आर्थिक स्थिति ठीक रहती थी, बंद होने की वजह से देश आर्थिक रूप से कमजोर होना शुरू हो गया। अगर इस देश को आर्थिक रूप से फिर से दोबारा किसी ने मजबूत किया तो खेती करने वाले व्यक्ति ने, किसान ने मजबूत किया। उस दौरान हमारी एक राजनीतिक कमेटी बनी थी और उस राजनीतिक कमेटी में मुख्यमंत्री मेंबर था, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्य मेंबर थे, मैं भी उस कमेटी का मेंबर था। मुख्यमंत्री ने जब पहली मीटिंग हमारे साथ करी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, तो किसान की सरसों की फसल पक करके तैयार थी। मैंने मुख्यमंत्री जी से पूछा था कि लॉकडाउन चल रहा है, किसान के खेत में सरसों पक करके तैयार है, उस सरसों को किसान कैसे मंडी में बेच करके आएगा? जिस ढंग से सरकार बारी बारी कोरोना का जिक्र कर रही है कि कोरोना बहुत घातक बीमारी है, तो फिर उसकी सरसों कैसे खरीदी जाएगी? सरकार ने उसके लिए क्या इंतजाम किए? मुख्यमंत्री कहने लगा कि हमने मंडियां बढ़ा दी और हम एक एक दाना सरसों का खरीदेंगे। सरसों की बम्पर फसल थी, 10-12 क्विंटल एकड़ में सरसों हो रही थी। सरकार ने किसान से सरसों के लिए जो पर्ची बढ़ा करके दी, उसमें लिख दिया कि 7 क्विंटल एकड़ के हिसाब से ज्यादा से ज्यादा सरसों लेंगे। अगर 7 क्विंटल से ज्यादा किसी के 50 किलो भी होगी तो उसको मंडी में खुले में बेचना पड़ेगा। सरसों का किसान परेशान हुआ। सरसों हमारी खरीदने की बजाय राजस्थान से खरीद के ला करके गोडाउन भर दिए। आपका रेवाड़ी का महेंद्रगढ़ का जो इलाका है, उसके साथ जो राजस्थान का लगता हुआ इलाका है, वहां से सरसों सस्ते में ला करके सरकार से मिली भगत करके उन गोदामों में हरियाणा सरकार से पैसा ज्यादा लेकर के भरने का काम किया। जब हमने उसकी मांग करी, डिमांड करी, इंक्वायरी हुई, तो उसमें जिन लोगों ने काला बाजारी करी, चोर बाजारी करी, जिन लोगों ने सत्ता में बैठ करके सत्ता का दुरुपयोग किया, उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय जो वेयर हाउस कॉर्पोरेशन के कर्मचारी थे, चौकीदार थे, कोई क्लर्क था, कोई सुप्रिंट था, उनको सस्पेंड कर दिया। कोई मार्केट कमेटी के सुप्रिंट को सस्पेंड कर दिया। चंद दिनों के बाद उनको फिर बहाल कर दिया गया। आप जब गेहूं बेचने जा रहे थे मंडी में, तब भी यही हाल था कि गेहूं के अंदर 2-2 महीने पेमेंट नहीं हुई। हमने मुख्यमंत्री को दूसरी मीटिंग में ये पूछा था कि गेहूं कैसे खरीदोगे? कहने लगा कि जून के महीने तक खरीद करेंगे और गेहूं का भी एक एक दाना लेंगे। और यहां तक भी कहा कि अब की बार किसान को 200 रुपये बोनस के रूप में देंगे। हमने मुख्यमंत्री से कहा कि अगर आप 200 रुपये बोनस के रूप में दोगे तो हम सरकार की प्रशंसा करेंगे। 200 रुपये बोनस देने के बजाय तुम्हारी गेहूं का जो 17,000 करोड़ रुपया केंद्र की सरकार की तरफ से आया था, जो गेहूं आपकी खरीद रही थी, उसको 2 महीने तक HDFC बैंक के अंदर जमा रखा। उसका 800 करोड़ रुपया ब्याज बना और वो ब्याज का पैसा बैंक वालों के साथ मिलकर के सत्ता में बैठे लोग खा गए। लॉकडाउन में जहां बीड़ी तंबाकू नहीं मिल रही थी, शराब की खुली छूट थी। शराब गांव-गांव के अंदर, घर-घर में डिलीवरी हो रही थी। सड़कें सारी बंद थी, लेकिन शराब माफिया को छूट थी। शराब मिलती थी कि नहीं मिलती थी? खूब मिलती थी। कौन लेके आया था शराब? किसने ले करके बेची थी?
पता है कि नहीं है तुम्हें? पता है। और दुष्यंत चौटाला तक वहां तक पहुंचाने में सबसे बड़ी गलती किसकी थी? सबसे पहली गलती करी जींद वालों ने। तुम्हें मेरी बात बुरी तो लगेगी, लेकिन कई बिना भी नहीं रहूंगा। तुमने गलती करी थी जब तुम्हारा बाई इलेक्शन था। हम आप लोगों को आकर के अच्छी तरह से समझा और बता रहे थे कि जो लोग चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की पीठ में छुरा घोंप सकते हैं वो कभी भी आपके नहीं हो सकते। बैठ जाओ एक मिनट। हाँ। तब हम आपको ये भी बताते थे कि लोग बीजेपी के हाथों बिके हुए हैं। आने वाले समय में सत्ता में शामिल होने के लिए चौधरी देवीलाल की नीतियों को ये गिरवी रख देंगे। लेकिन तब कहीं तुम भ्रमित हो गए थे। वो जब आकर के जब घड़ियालू आंसू बहाते थे, जब तुम्हें कहते थे कि हमें घर से निकाल दिया, अब आप हमें दोबारा से अपना सहारा देकर के खड़ा करने का काम करो। आप भी कहीं इस तरह की भावनाओं में बह गए कि आपसे गलती होगी और आपने उनको कहीं वोट दे करके खड़ा करने का काम किया। आज उन्हीं लोगों की वजह से हरियाणा के लाखों लोग जो हैं उनको वोट देने वाले दुखी और परेशान है कि नहीं है? हम बात कर रहे थे साथियों कि किस तरह से इस देश को किसान ने बचाया। लॉकडाउन में केवल एक किसान ऐसा था जिसने कोरोना की परवाह करे बिना लगातार खेत में काम करके 45-50 डिग्री के टेम्परेचर में इस देश को फिर से आत्मनिर्भर बनाने का काम किया। इतनी फसल पैदा करी कि जिससे ये देश फिर से मजबूत हो गया आर्थिक रूप से। जब आपने देश को आर्थिक रूप से मजबूत किया था तो देश के प्रधानमंत्री ने भी टेलीविजन पे आके कहा था कि इस लॉकडाउन में आर्थिक रूप से हमें दिक्कत आ रही थी, लेकिन मैं अन्नदाता को सलूट करता हूं, उसकी मेहनत की वजह से देश फिर अपने पैरों पर खड़ा हो गया। साथियों, जहां इस सरकार में बैठे लोगों ने कैसे अपने चौंते लोगों को लाभ मिले, उसके लिए देश की जिन कंपनियों से पैसा सरकार के खाते में ज्यादा आता था, कैसे अपने मित्रों को दोस्तों को लाभ मिले, उसके लिए उन्होंने उन कंपनियों को बेच दिया। सबसे पहले ऑयल की कंपनी बेची गई, जिससे डीजल और पेट्रोल बनता था, जिससे सरकार को कमाई होती थी, उसको प्राइवेट हाथों में दे दिया। उसके बाद सेज एक कंपनी है, उसको बेच दिया, वेल को बेच दिया, और उसके बाद रेलवे को भी बेच दिया। अब तो हवाई अड्डे भी बेच दिए। अब इनकम का साधन इस देश में अगर आर्थिक तौर से कोई मजबूत करने का बचा था तो किसान की जमीन बची थी, उसको कैसे जमीन को उस किसान से लेकर के बड़े बड़े लोगों के हाथों में दे दिया जाए, अंबानी और अडानी को उसका मालिक बना दिया जाए, इसके लिए नए कानून बना दिए। कानून बनाने के बाद जहां हम लोगों ने तो सबसे पहले इसका विरोध किया ही था, आज पूरे देश का किसान जो है लाखों की संख्या में इकट्ठा होकर के दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे हैं। देश का प्रधानमंत्री बयान देता और कहता है किसान आंदोलन खत्म करे, घर जाए, हमारे दरवाजे खुले, हम बातचीत करने को तैयार हैं। बातचीत के लिए कोई निमंत्रण नहीं दे रहे, बुला नहीं रहे, एमएसपी की गारंटी की बात करते हैं। अगर देश का प्रधानमंत्री कहता है कि मेरे ऊपर यकीन करो एमएसपी जारी रहेगी, तो देश के प्रधानमंत्री से पूछने वाला हो, तैने तेरा यकीन और भरोसा तो उस दिन खो दिया था जब तू लोगों से वायदे करके वोट लेकर के देश का प्रधानमंत्री बना था। वायदा तो किया था 15-15 लाख रुपए देने का, वायदा किया था 2 करोड़ बच्चों को नौकरी देने का, देश के प्रधानमंत्री ने वायदा किया था स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करने का, वायदा किया था किसान का कर्जा माफ करने का, और वायदा ये भी किया था कि किसान की खेत की फसल का जो लागत मूल्य होगा उससे हम 50